हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक पिता और उसके बच्चों की बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक डियर को देखते हैं। तभी एक शिकारी आकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे मार देता है। देने के करके हम वहाँ पर कई लोगों को बाहर आते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसमें से एक आदमी का नाम है बेन, जो कि इन सभी का पिता है। जी हाँ, ये सभी उसके बच्चे हैं और ये इन्हें पिछले 16 सालों से यहाँ पर लेकर रह रहा है। उसका मानना है कि जो शिक्षा स्कूल और कॉलेज में दी जाती है उसका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो खुद के तरीके से शहर की आबू हवा से दूर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहता है। इस कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ लोग की दुनिया से कट कर पेड़ पौधों के बीच में रहकर भी खुश हैं, वो भी बिना किसी इंटरनेट, कार या फिर किसी मोबाइल के। ऐसे ही कुछ कई 100 सालों पहले लोग रहा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी और अब इन पेड़ों की जगह पर रोड्स और हाईवे बनने लगे। वही हम कहानी पर आते हैं। वो सारे लोग उस हिरन को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर अपना रहने का पूरा इंतजाम कर रखा है। बेन सभी से कहता है कि जो कुछ भी जिसका काम बचा हुआ है वो उन्हें फटाफट से पूरा कर ले, क्योंकि उसके बाद उन्हें योगा और ट्रेनिंग भी करनी है। वो सभी अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे किसी को पानी लाना है, किसी को आग जलानी है और किसी को खाना बनाना है। सभी को सब कुछ खत्म करके ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ बेन उन्हें लड़ना सिखाता है कि कैसे वो खुद को सेफ रख सकते हैं इस जंगल में। उसके बाद वो सभी एक जगह बैठकर योगा भी करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको कुछ न कुछ सीखते हुए ज़रूर ले जाएगी, आपको कुछ न कुछ सिखाते हुए ज़रूर जाएगी। अब रात होने पर पूरा परिवार आराम से बॉन फायर के पास बैठा रहता है। सभी के हाथों में मोटी मोटी किताबें थी जो हर टॉपिक पर थी और उनका ये हर दिन का रूटीन है उसे पूरा पढ़ लेना। और उसके बाद जॉन उनसे उन्हीं बुक के बारे में सवाल पूछता है और वो एक एक करके सभी सवालों के जवाब भी दे देते, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। जिसके बाद वो खुद को एंटरटेन करने के लिए डांस भी करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से उनका हर दिन गुजरता है। पर नेक्स्ट डे बेन को शहर जाना पड़ता है कुछ सामानों को लेने के लिए, और इसके लिए वो अपने बड़े बेटे जॉन को साथ ले जाता है। पर उसकी बेटी पूछती है कि आखिर मॉम कब आएंगी, उन्हें इतना टाइम हो गया है, आखिर वो कहाँ पर है। दरअसल दोस्तों, बेन की वाइफ भी यहाँ रहा करती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे एडमिट करना पड़ा। अब दोनों निकल जाते हैं और पहुंचते हैं एक पोस्ट ऑफिस पर, जहाँ के लॉकर में जॉन के लिए बड़े बड़े कॉलेज से अपॉइंटमेंट लेटर आए। वो उसे सिटी बुला रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने डैड की वजह से मजबूर है। उसके चेहरे से हम जान पाते हैं कि वो वहाँ जाना चाहता है। वो उसे रख देता है और अपने डैड के पास वापस आ जाता है, जो कि अपनी बहन से बात कर रहे थे। उन्हीं के पास उसकी वाइफ क्लारा है, जो बताती है कि क्लारा ने खुद की नस काट ली है और 2 दिन पहले हमें तुमने कॉल करने की कोशिश भी करी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। और ये सुनकर बेन पूरी तरह से टूट जाता है। वो सीधा अपने घर आता है, जहाँ पहले तो वो सभी बच्चों की मासूम शक्लों को देखता है और सोचता है कि आखिर कैसे वो इनके सामने इनकी माँ की मौत की खबर सुनाएगा। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता है और बता देता है कि अब उनकी माँ नहीं रही। सभी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ का गुजर जाना उसकी आधी दुनिया ख़त्म हो जाने के बराबर था। लेकिन बेन उन्हें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीनी है जैसे हम जीते हुए आ रहे हैं, और जैसी तुम्हारी मॉम का सपना था। उसमें से उसका एक बेटा पूछता है कि मॉम का फ्यूनरल कब है, लेकिन ये बेन को पता ही नहीं था। इसीलिए वो दोबारा से वहाँ जाता है और कॉल करके अपने फादर इन लॉ से बात करता है। पर वो बेन को बहुत सुनाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी की जान चलेगी। अगर वो जंगल में रहने की जिद नहीं करता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन बेन का कहना था कि यह फैसला उसका अकेले का नहीं था, क्लारा ने भी हामी भरी थी। और तभी उसकी मदर इन लॉ फोन ले लेती हैं और बताती हैं कि उसका क्रियाक्रम 5 दिन बाद मैक्सिको में है। पर उसके फादर इन लॉ नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए। अगर वो आया तो उसे जेल में बंद करवा देंगे। इसलिए बेन उनकी बात को मान लेता है और अपने बच्चों के लिए अपनी बीवी को आखिरी बार देखने से भी मना कर देता है। वहीं घर पर उसकी सभी राह देख रहे थे। सभी को यकीन था कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देखने जरूर जाएंगे, लेकिन बेन मना कर देता है और कहता है कि हम नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर मैं वहां पर गया तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे और तुम्हारी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। अब अगले दिन जब वो ट्रेनिंग के लिए उठता है तो देखता है कि बाहर उसके बच्चे बैग पैक किए हुए बैठे हैं। उन सभी ने जिद बांध रखी है कि उन्हें अपनी माँ को आखिरी बार देखना, लेकिन बेन फिर भी मना कर देता है और उन सभी को क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देने के लिए एक खड़े पहाड़ पर ले जाकर आता है।
पर यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पर उससे भी ज़्यादा बुरी बात थी कि किसी भी बच्चे का मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपनी माँ की याद आ रही थी। इसी चक्कर में शॉन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो स्लिप हो जाता है। पर शुक्र है कि उसने रस्सी को बांध रखा था और इसी चक्कर में उसके हाथों में चोट भी लग जाती है। लेकिन बेन फिर भी उसे ट्रेनिंग पूरी करवाता है और फिर ख़त्म होने के बाद उन्हें घर चलने को कहता है। लेकिन कोई भी बच्चा उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि सभी का मुंह उतरा हुआ था। तो बेन उन्हें बाहर की दुनिया का एक सच बताता है, कैसे वहाँ के लोग हमसे बहुत अलग हैं। उन्हें सिर्फ पैसे और ताकत से मतलब है, फिर चाहे उसके लिए वो दो भाइयों की लड़ाई ही क्यों ना करवा दे। वहाँ पर सिर्फ अमीरों का राज चलता है, जिन्हें लगता है कि गरीब सिर्फ एक नाली का कीड़ा है और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन तुम लोग उदास मत हो, हम ज़रूर जाएंगे। अब उसकी ये शब्द सुनकर सभी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और बस से निकल जाते हैं। मैक्सिको के बीच रास्ते में वो सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी माँ की उन यादों को याद करते हैं। मैक्सिको के बीच रास्ते में वो सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी माँ की उन यादों को याद करते हैं जो कभी उन्होंने उनके साथ बैठकर बिताई थी। अभी रास्ता बहुत ही लंबा होता है और इसीलिए वो अपने बच्चों के कुछ बहुत ही अजीब सवालों के जवाब देता है और कुछ मेन टॉपिक के ऊपर भी बात करता है, जिसके बारे में उन्हें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं थी, जैसे कि रिप्रोडक्शन। अब सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात। ये लोग बस को साइड में खड़ा करके उसी में सो जाते हैं और फिर अगले दिन बेन बैंक जाकर कुछ पैसे निकालता है। लेकिन जब उसके बच्चे वहाँ शहर के मोटे हुए लोगों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और अपने डैड से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो बेन कहता है कि ये सब नाम के इंसान हैं, ये लोग किसी सांड से कम नहीं है। इन लोगों का काम बस सोना और खाना होता है। पैसे निकालने के बाद ये कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही नया अनुभव था। उसकी छोटी बेटी पूछती है कि पापा ये कोल्ड ड्रिंक क्या होती है। तो बेन कहता है कि जहरीला पानी, जिसे सभी हंसने लगते हैं और फिर वहां से उठकर चले जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं थी। उसकी दूसरी बेटी एलन तो वो तो शिकार करने के लिए वहीं खेत में चल रही कुछ बैलों को मारने की भी सोचती है, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि ये जंगल नहीं है, वो ऐसे खुले में शिकार नहीं कर सकते। अब इन्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। इसीलिए बेन पास के एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां पर रखे कुछ हेल्थी चीज़ों को लेने लगता है। लेकिन इतने में उसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं और वो वहीं गिर जाता है। उसे हार्ट अटैक आ गया था। सभी फौरन वहां आते हैं और इतने में उसके बच्चे वहां पर रखी सभी चीज़ों को चुराना शुरू कर देते, जैसे कि चिकन की सब्जियां वगैरह वगैरह। फिर कुछ ही देर बाद बेन को भी होश आ जाता है और वो चुपचाप वहां से बाहर आ जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके बच्चों ने पिछले 3 दिनों से एक्सरसाइज नहीं की थी। और फिर वो उस बस को ले जाकर शहर के जंगल में रोक देता है, जहां पर वो सभी को केक खाने को देता है, जिसे कि वो किसी स्पून से नहीं बल्कि अपने हाथों से उठाकर खाते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि बेन ने उन्हें शहर की कोई भी आदतें नहीं सिखाई, वो उन्हें पूरी तरह से जंगल के अंदर कैसे रहते हैं यही बताया हुआ है और इसीलिए उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता। अब केक खत्म हो जाने के बाद वो सभी को कुछ गिफ्ट देते हैं और एलन को एक आर्चरी गिफ्ट में मिलती है क्योंकि उसे शिकार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर वहाँ से वो बेन की बहन एनी के पास जाते हैं, जो उसका इंतज़ार कर रही होती है। उनके पहुँचते ही वो उनका अच्छे से वेलकम करती है और फिर वो सभी साथ में बैठकर खाना भी खाते, जहाँ पर बेन अपने बच्चों को वाइन देने लगता है, जिसे देखकर एनी उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वो कहता है कि इसमें गलत क्या है, वाइन एक अच्छी ड्रिंक है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और कई शहरों में इसे बच्चों को भी दिया जाता है पीने के लिए। अब उसकी बहन उसकी इन हरकतों से कुछ खास खुश नहीं थी, पर कुछ कहती नहीं है। और फिर ऐसे ही बात को लेकर रानी का बेटा जॉन से नाइकी शूज़ के बारे में पूछता है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं होता ऐसा कुछ भी होता है। जैसे सुनकर वो लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं और फिर उसका छोटा भाई बेन की वाइफ के बारे में पूछता है, आखिर वो कैसे मर गई। तो उसकी मॉम यानी कि एनी बताती है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पर बेन को ये सही नहीं लगता, इसीलिए वो सच बता देता है कि वो एक मानसिक संतुलन से बीमार थी, इसीलिए उन्होंने खुद को मार लिया। अब चीज़ें हद से ज़्यादा पार हो गई थी, इसीलिए एनी वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर उसका पूरा परिवार देर रात जब सब सो जाते हैं तो बेन एनी से कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ अपने बच्चों से, चाहे वो बात कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। वो उनकी माँ है और उन्हें भी जानने का हक है कि उसकी मौत कैसे हुई। तभी उसके बच्चे रूम से बाहर अपने बिस्तरों को लेकर गार्डन में सोने के लिए आ जाते, क्योंकि उन्हें इन माचीस के डिब्बों में सोने की कोई आदत नहीं है। वो हमेशा से खुली जगहों में सोते हुए आ रहे हैं। और तब वो उसके दोनों बेटों को बुलाता है और उसे एक लॉ के बारे में पूछता है, तो वो आंसर तो छोड़ो, उन्होंने उसके बारे में सुना तक नहीं था। जिसके बाद बेन अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाता है और सेम सवाल उससे पूछता है, जो बिना रुके उसकी पूरी डिफिनेशन बता देती है। देन बेन उन दोनों से कहता है कि दुनिया वालों को लगता है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तभी सब
कुछ सीख सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इन 10 सालों में अपने बच्चों को इतनी सीख दे दी है कि वो किसी भी टॉपर को फेल कर सकते हैं। जिस दुनिया में आप लोग रहते हैं वो नकली है, अंदर से खोखली है। ये सब बातें सुनकर एनी उसे माफ़ी मांगती है और फिर ये लोग वहाँ से मैक्सिको की ओर निकल जाते हैं। पर इनकी मंजिल अभी भी थोड़ी दूरी पर है, इसीलिए एक जगह रुक कर थोड़ा आराम करते हैं। वहीं जॉन थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, जिससे एक मेलेनी नाम की लड़की उसे देखती रहती। कुछ देर हो जाने के बाद वो उसके पास आती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। जॉन खुद का नाम बताता है, पर जब वो उसे पूछती है कि वो कहाँ रहता है तो जॉन कहता है कि जंगल में। ये सुनकर वो हंसने लगती है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर उसे क्या ही पता था कि वो सच कह रहा है। उसी रात वो दोनों बातें करते करते किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जॉन पीछे हट जाता है क्योंकि वहाँ उसकी मॉम आ गई थी और वो उसे सीधा खुद की वाइफ बनने के लिए कह देता है, मतलब प्रपोज करने से पहले, और बोलता है कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। जॉन दोस्तों अभी मासूम है, उसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि असल में इस दुनिया में क्या होता है और ऐसे मौके पर क्या बोलना चाहिए। इसीलिए मेलेनी की मॉम उस पर हंसने लगती है, लेकिन उनकी बातें ज़्यादा दिन नहीं चलती क्योंकि अगले दिन ही उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। सभी बच्चों ने पहली बार इन रोड्स को देखा, इन गार्डन्स को देखा है और बड़े बड़े लोगों को, इसीलिए उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि असल में कौन सी जगह पर क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। वो चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर क्लार्क का फ्यूनरल हो रहा था। वहाँ ये पूरा परिवार किसी डिस्को क्लब वाले कपड़े पहनकर कबीर सिंह वाली एंट्री मारते हैं, जिसके बाद बेन सबसे पहले माइक पर बोलता है कि उसकी बीवी ने क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है, इसीलिए उसे दफनाया नहीं बल्कि उसका क्रियाक्रम होगा। ये बातें सुनकर उसके फादर इन लॉ गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं, साथ में उसके बच्चों को भी। लेकिन जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो उसके फादर इन लॉ आकर उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं आओगे, लेकिन हाँ उसके बच्चे आ सकते हैं। अब ये बात बेन को बुरी लग जाती है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती वहाँ से जाने लगता है, पर उसके बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि डैड, हमने पहले अपनी माँ को खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहते, चलिए घर चलते हैं। बेन अपने बच्चों की बात मान जाता है और यू टर्न ले लेता है। अब देर रात हम जॉन को अपने छोटे भाई से बात करते हुए देखते हैं, जो अपने पिता से सख्त नफरत करता है शुरू से ही, क्योंकि उसका मानना था कि उसके डैड की वजह से उसकी मॉम की मौत हुई है। उसने उन्हें बात करते हुए सुना था कि वो शहर जाना चाहती है, लेकिन डैड उन्हें जाने नहीं दिया करते थे। अब आप लोगों को लगता होगा कि वो एकदम सही है, पर अब जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उन सारे लेटर्स को ले जाकर अपने डैड के सामने रख देता है और कहता है कि देखिए, मॉम चाहती थी कि मैं किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करूं और एक बड़ा इंसान बनूं। उन्होंने ही मेरा एंट्रेंस एग्जाम दिलवाया था, लेकिन आप कभी नहीं माने। तो बेन अपने बेटे से धीमी आवाज़ में कहता है कि मैंने तुम्हें 7 भाषाएं सिखाई है, क्वांटम फिजिक्स सिखाई है, तुम्हें टोकवांडू सिखाया है, क्लाइंबिंग सिखाई है। इन सब के आगे कॉलेज की क्या औकात है कि कॉलेज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो कुछ हासिल करना है तो ठोकरें खाओ, यहाँ से वहाँ भागो, काम ढूंढो। उन्हें ऐसी क्लासेस में बैठकर सिर्फ पेन चलाने से, पन्ने भरने से वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे जो तुमने देखे हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि शॉन वहाँ से भागकर अपने दादाजी के घर चला गया है और इसीलिए सभी वहाँ जाते हैं उसे लेने के लिए। लेकिन शॉन तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने दादाजी से सब बता दिया था कि उसके डैड उसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाते हैं, रोज़ बहुत तकलीफ देते हैं, उसे वो स्कूल भी जाने नहीं देते। उसके दादाजी ने अब पुलिस बुला ली थी, इसीलिए बेन को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो देर रात एक प्लान बनाता है और अपनी बड़ी बेटी को घर में घुसकर शॉन को लेकर आने को कहता है, जो कि वो बहुत ही आसानी से कर लेती है। पर अंधेरा होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिरती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर बेन को पता चलता है कि उसे हल्की सी चोट आई है गर्दन के नीचे। लेकिन दोस्तों, अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये बात बेन को इतनी ज़्यादा चुभ जाती है कि जब उसकी बेटी थोड़ी ठीक हो जाती है, वो अपने सभी बच्चों को उसके दादाजी के घर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि शायद एक दिन मेरी जिद की वजह से तुम लोग मेरी बीवी की तरह मुझसे अलग हो जाओ। मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता हूँ, इसीलिए आज से तुम लोग अपने दादाजी के पास रहोगे। अब उसके बच्चे उसे बहुत बोलते हैं कि हमें ये दुनिया पसंद नहीं है, यहाँ के लोग हमें समझ नहीं पाते। पर बेन ने ठान लिया था, इसीलिए वो उनके दादाजी से जाते जाते कह देता है कि उसके बड़े बेटे को बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, ये उसकी माँ का सपना था और इसीलिए आप उसके सपने को जरूर पूरा करना प्लीज। ये बोलकर वो बस लेकर निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वो पूरे रास्ते बस रोता ही रहता है। एक बाप के लिए अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर जाना आसान बात तो नहीं है, खासकर बेन के लिए। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उन बच्चों को दे दी, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है, ना कोई परिवार है, वो एकदम अकेला पड़ गया है। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, इसीलिए वो वही जंगल की ओर निकल जाता है। अपनी दाढ़ी भी वो काट लेता है। दूसरी रात वो ऐसी आग के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी।
वो खुद को बहुत रोकता है, लेकिन तभी वहाँ पर शॉन की आवाज़ आती है, डैड आपने अपनी दाढ़ी काट ली। जिसके बाद वो एक एक करके सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो बस में छुप कर यहाँ तक पहुँच आए थे। अब शॉन अपने पिता से गले लग कर कहता है कि मैंने आपको हमेशा गलत समझा और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब हम जिस काम को करने के लिए आए हैं वो उसे पूरा करके ही लौटेंगे। जिसके लिए वो ग्रेवयार्ड जाते हैं और वहाँ से क्लारा की कॉफिन को खोद कर निकाल लेते हैं और उन्हें लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। अब बस में हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी माँ को देखते रहते हैं। वो पूरे सफ़र में बस रोते रहते हैं। उनकी छोटी बेटी अपनी माँ के चेहरे को छू कर रोती है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। एक माँ को जाने का दुख वही समझ सकता है जिसके पास माँ ना हो। अब जो कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसीलिए उनका क्रियाक्रम किया जाता है जैसी कि वो चाहती थी। वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था, सभी गाना गा रहे थे क्योंकि क्लारा हमेशा से चाहती थी कि उसका फ्यूनरल ऐसे ही हो और सभी बच्चे उसे आखिरी अलविदा कह देते हैं। इसके बाद जॉन पूरी तरह से बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और अब वो अपने बड़े बेटे जॉन को बाहर भेजने के लिए भी मान जाता है। जाते हुए वो उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा हर लड़की की इज्जत करनी है, चाहे वो कैसी भी हो। हमेशा कठिन रास्ता चुनना, क्योंकि आसान चुनने वाले ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। और हाँ, कभी खुद को मारने की कोशिश मत करना। उसे वो लोग छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जो अब किसी जंगल में नहीं बल्कि एक गाँव में था। वहाँ पर बेन ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाया करता था, जिसे बेचकर वो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरता था। जी हाँ, उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवा दिया है और अब उसे कोई भी ऐसे काम नहीं करवाता जिससे उन्हें तकलीफ हो। इस पूरी कहानी के हर मोड़ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसानों ने सोने की खोज के चक्कर में हीरे को बर्बाद कर दिया। यानी कि उसने अपने बड़े बड़े घर तो बना लिए, लेकिन उन जंगलों को बर्बाद कर दिया जहाँ से सुकून आपको किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। और यही आजकल हसदेव जंगल में भी हो रहा है, वहाँ पर भी पेड़ काटे जा रहे हैं माइनिंग के लिए। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।